स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में आप डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। आप बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं, थोड़ा सा ही देखते हैं, तो जो हमारा व्यूवर हैं जो कम रहे हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और व्यूवर्स को बढ़ाने में मदद करिए, अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़िए। तो आज का जो चैप्टर अपना है दोस्तों वो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, भूमि, मृदा और जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ये जो है आज हमारा ये अपना टॉपिक है। तो ये रहा भूमि दोस्तों, ये रहा भूमि है और इसमें मिट्टी है जो मृदा है दोस्तों। ये जल रहा, प्राकृतिक वनस्पति ये रहा दोस्तों, ये इसमें दिखाता हूँ ये कलर में दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति ये रहा, वन्यजीव ये रहे दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति में ये भी है, मृदा ये है, जल ये है। तो हम इस सब के बारे में आज इसके पूरे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। नोट्स के जरिए पढ़ाई होने वाली है। तो अब अब चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा पूरा दोस्तों। आज विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या तो निर्जन है। विश्व की जो 90% भाग है दोस्तों, उसमें 70% पर मनुष्य रहते हैं, यानी 30% पर मनुष्य रहते हैं दोस्तों, और 70% जो हो गया वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या रहती है या तो निर्जन यानी नहीं रहती है। तो अब हम भूमि की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो भूमि हमारा टॉपिक है अगला, तो हम भूमि को देखते हैं। भूमि में क्या पढ़ना अपन सबको देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम बता रहे हैं इसमें भूमि में क्या पढ़ना है। भूमि, ये कलर इस पर अच्छा नहीं चलने वाला दोस्तों, तो हम दूसरा कलर को देखते हैं। आपको ज़रूर मज़ा आएगा दोस्तों। आप वीडियो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए दोस्तों, क्योंकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं दोस्तों, उसमें भूमि भी शामिल है। जैसे कि आपने टॉपिक में हम आपको बताए थे, पूरा वो वीडियो फोटोज़ के साथ दिखा था आपको। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ये जो 30% है दोस्तों, इसमें भी सभी जगह आवास के लिए लायक नहीं है, रहने का लायक नहीं है। तब देखते हैं आगे। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जो भूमि और जलवायु के कारण दोस्तों असमान वहाँ की जनसंख्या कम, जहाँ पे ज़्यादा ठंड गिरता है या जहाँ पे ज़्यादा गर्मी गिरती है, जैसे कि रेगिस्तान हो गया और बर्फीले इलाके में, वहाँ पे जनसंख्या कम रहती है। अब देखते हैं। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों का तीव्र ढलान, मरुस्थल, सघन और विरल क्षेत्र जहाँ पे कम आबादी रहता है। मरुस्थल यानी जहाँ पे रेत रहता है। पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतों का तीव्र ढाल, जहाँ पर्वतों से ढाल रहता है। उबड़ खाबड़ क्षेत्र, जहाँ पे कहीं गड्ढा है तो कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, इस तरह से रहता है। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हो गया भूमि के बारे में जाने दोस्तों। भूमि का उपयोग जानते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि यानी मृदा भी कर सकते हैं, भूमि भी कर सकते हैं, लेकिन भूमि होगा मृदा का समूहों का, यानी जो मृदा बड़े क्षेत्रों में फैले रहते हैं तो उसे भूमि कहते हैं। ऐसे तो भूमि जो है, भूमि को किसके लिए उपयोग किया जाता है? विभिन्न कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिका, खनन, सड़क, उद्योग इत्यादि। जैसे जानते होंगे दोस्तों, ये भूमि का उपयोग है खेती करने के लिए, खनन यानी मिट्टी निकालने के लिए, सड़क बनवाने के लिए या बनाने के लिए, उद्योग यानी कोई भी फैक्ट्री वहाँ पे लगवाना है तो इसके लिए। तो देखते हैं, भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक द्वारा भूमि का उपयोग प्रतिरूप महत्वपूर्ण निर्धारक है। जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, निजी भूमि व्यक्तियों का स्वामित्व में होती है। सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। जनसंख्या बढ़ने, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। जनसंख्या का वृद्धि दोस्तों, ये जो है आज की जनसंख्या बढ़ रही है। जो भारत का जनसंख्या वाला हो गया देश, वो 1 नंबर पर आ चुका है दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो चुका है। तो बढ़ते हैं। और कृषि के लिए भूमि का विस्तार, कृषि के लिए जो भूमि है दोस्तों, विस्तार उसमें कम हो रहा है दोस्तों। खेती के लिए जो भूमि है उस पर घर बन रहे हैं। भूस्खलन यानी हम आपके इसके बारे में
बताते हैं दोस्तों, फोटो के सहित आपको बताएंगे दोस्तों। भूस्खलन के बारे में दोस्तों हम विस्तार से बताने वाले हैं, जिस तरह हम आपको कहते हैं उसी तरह से अब देखते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह के कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। यदि नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने निचली घाटियों के आवास विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग और भूस्खलन का एक मुख्य और विस्तारित रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। प्रायः जीवन और संपत्ति का घात पहुंचाती है। चिंता का यह मुख्य विषय है। भूस्खलन है दोस्तों, आप ये चित्र है आप इसमें देख सकते होंगे दोस्तों। ये जो चित्र है, ये वाला जो चित्र है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये पहाड़ है और इसका नीचे से ही ये पानी निकल आया है और ये जो शहर में है घुस आया। इससे दोस्तों प्राकृतिक आपदा ये है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, आपको बता दें, ये प्राकृतिक आपदा है। जिस तरह से आप जानते होंगे, ये जो है प्राकृतिक आपदा, यह जो है जीवन आघात पहुंचाती है। चिंता का यह मुख्य विषय है। अब हम देखते हैं, अगला टॉपिक था दोस्तों, अब उस पर चलते हैं। नोट्स के जरिए ही पढ़ाई करेंगे दोस्तों हम। तो अब देखते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं क्या, भूमि संसाधन का संरक्षण। तो देखते हैं, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। भूमि संसाधन दोस्तों बढ़ती जनसंख्या है, जिसके कारण भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश होते जा रहा है दोस्तों। घर बन रहा है, वहाँ पे अन्य फैक्ट्रियाँ बन रही हैं मानव की ज़रूरतों है पूरे करने के लिए। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इससे दोस्तों जो है कि प्राकृतिक संसाधन जो है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेड़ पौधे, ये सब को खतरा है दोस्तों। इसीलिए वनरोपण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का बेतनाम उपयोग तथा अतिचरण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। कुछ सामान्य तरीके हैं दोस्तों, जिससे कि इसे वापस भी लाया जा सकता है, जो खोया उसको वापस लाया जैसे इसीलिए हम वन रोपण करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, अन्य तरह की सामान्य प्रक्रिया है जिससे कि हम भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को बने रहिए दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ये वीडियो बनाने में, प्लीज़ आप मेहनत को कदर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मृदा की ओर मृदा पढ़ते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण के पतली परत मृदा कहलाती है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, हम आपको साफ से दिखा देते हैं। ये जो है, ये इसी को मृदा कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों को मृदा कहते हैं। पतली परत है उसको मृदा कहते हैं। तो आप इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। यह भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है। जल स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। स्थल जो रूप है वो मृदा के प्रकार से ही निर्धारित करता है कि वो ऊंचा रहेगा, नीचा रहेगा, उभर रहेगा या खावड़ रहेगा, ये सब उसकी। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होते हैं। यह अक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों का जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाती है। मृदा का खनिजों और जैव पदार्थ को सही मिश्रण से दोस्तों मृदा को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ह्यूमस के द्वारा जो है ये जो मृदा को उपजाऊ बनाया जा सकता है, जिससे कि बहुत सारे फसलें होंगी, अच्छी फसलें होंगी, उसकी अच्छी उपज होगी। अब देखते हैं मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण में कौन से कारक है दोस्तों, तब हम देखते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक शैल का स्वरूप और ज्वालीय का कारक, जल वायवीय का कारक है। आप इसे लिख भी चाहें दोस्तों, लिख लें, इसको परीक्षा में आता है दोस्तों, तो आप इसे चाहे तो लिख भी लें, नहीं तो आप अच्छा से पढ़िएगा तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। ये जो है मृदा निर्माण का अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों, भूमि का और मृदा का संगठन में समय है। तो अब देखते हैं मृदा का निम्नीकरण। जो देखते हैं दोस्तों मृदा का निम्नीकरण, तो हम देखते हैं आपके लिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण, मृदा
अपरदन के क्षणित मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे, ये जो है लाइन इस पे बन जा रहा है दोस्तों। तो अब देखते हैं, मुख्य खतरों मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारकों को मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक करके वनों, यूलियन, अतिचरण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों इत्यादि उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। इसका जो सब निम्नीकरण है आपको दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप इसे चाहे तो लिख भी ले, और नहीं समझें दोस्तों कोई भी आपको डाउट रहे तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, उसके लिए हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर उस पर डालेंगे। तो आपको डरना नहीं है दोस्तों, परीक्षा संबंधी कोई भी सवाल आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, तो 3 घंटे के अंदर आपको उसका आंसर मिलेगा दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। मृदा संरक्षण का उपाय है दोस्तों। अब देखते हैं मृदा संरक्षण का उपाय। तब हम सब देखने वाले हैं क्या होता है इसका। मचलन बनाना, मलच बनाना, पौधों के बीच अनवरित भूमि जैव पदार्थ और प्रबल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। मलच बनाना यानी दोस्तों, मलच बनाना पौधों के बीच अनवरत भूमि जैव पदार्थ को प्रबल से ढक दिया जाता है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। अब दोस्तों है वैदिक फार्मा सर्वोच्च जुताई। हम इसको दोस्तों हम आपको फोटो के साथ पढ़ाने वाले हैं इसको दोस्तों। तो हम फोटो की ओर चलते हैं दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में, हम चल रहे हैं फोटो की ओर। ये है वैदिक फार्मा दोस्तों। आप जैसे देख रहे हैं ये तीव्र ढलान है दोस्तों, तीव्र ढलान से नीचे की ओर जो आ रही है ये तीव्र ढलान है, ये पहाड़ है और तीव्र ढलान की नीचे की ओर तीव्र ढलान है। तो इसके बीच बीच में जो ये ग्रीन कलर का जो लगा हुआ है ये पेड़ पौधा, इससे कि पहाड़ों पर भी खेती हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो पौधा लगा ये अब हो गया समोच्च रेखीय जुताई। ये समोच्च रेखीय जुताई इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों। पहले हम वैदिक फार्मा के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखते हैं चौड़े समतल सोपन अथवा वैदिक तीव्र ढलान जैसे हमने बताया दोस्तों बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसलों उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। अब जैसे कि चित्र 2.5 में हमने देख लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों सर्वोच्च रेखीय जुताई की ओर। तब आप देख सकते हैं दोस्तों सर्वोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल का समोच्च रेखीय का समांतर जुताई ढाल से नीचे बहता जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। जैसे कि आपने चित्र 6.2.6 में देखा था दोस्तों, जो ये चित्र है इसमें आपने देखा था ये ढलान है दोस्तों, फिर ये ऊंचा थोड़ा फिर ढलान है, इसमें पानी बहाव के लिए यानी जल का बहाव के लिए। अब देखते हैं ये रहा दोस्तों रक्षक खेलाएँ। तो अब रक्षक खेलाएँ देखते हैं दोस्तों। रक्षक मेल खाएँ, सॉरी दोस्तों पढ़ने में थोड़ा गलत हो गया। तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण बचाया जा सके। ये जो है दोस्तों ये देख सकते हैं लाइन, ये इधर मान लीजिए इधर जल है दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं। मानिए इधर जल है दोस्तों, ये पूरा इधर जल है। तो ये जो है मिट्टी जो है दोस्तों, ये मिट्टी जो है ना दोस्तों, इसको बचाव के लिए ये कतार से पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है ये जो पेड़ जो है मिट्टी को दबोच कर यानी पकड़ कर रखेगी और इसे बहाव से रोक सकेगी दोस्तों। और शुष्क प्रदेश में ऐसा ही होता है दोस्तों, शुष्क प्रदेश में लगाया जाता है ताकि शुष्क प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है दोस्तों, इसके कारण ये जो है ये बह ना जाए, जो भूस्खलन नहीं हो जाए, इसी के कारण लगाया जाता है। तो अब हम जाते हैं नोट्स की ओर दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आज का ये स्पेशल वीडियो। तो ये तीनों दोस्तों हमने पढ़ा, फ़ोटो के माध्यम से पढ़ा, समझें दोस्तों, फ़ोटो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आती हैं। तो हम इसी तरह इसका फ़ोटो नहीं था दोस्तों, इसीलिए हम इसको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। इसी तरह से समझाने का प्रयास, अच्छे तरह से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो हम देखते हैं दोस्तों ये जो है अब इसको हम पढ़ने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। हम यही कहेंगे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर प्यार बरसाइए। यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति से रोकते हैं। ये जो चट्टान है दोस्तों, मान लीजिए ये नाली है दोस्तों, इधर से पानी आ रही है दोस्तों बहुत तेज़ इधर से, इसके लिए यहाँ पे चट्टान लगा दिया जाएगा दोस्तों, अच्छी तरह से चट्टान लगा दिया जाएगा इसको, ताकि नाली में पानी ना आ सके और इसी इधर से यानी नाली की ओर से नाली अच्छी तरह से जा सके और शहर में पानी अच्छी तरह से ना फैल सके। और इसमें छोटी होल किया रहता है दोस्तों, यहाँ पे मान देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा होल किया रहता है, इससे कि पानी नाली में जाता है, इधर से भी
और ऊपर से डायरेक्ट ना जाए दोस्तों। ऊपर से जब जाएगा दोस्तों तो बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, वो पानी अंदर नहीं जा पाएगी, यानी जो नदी से नाली से वो कहीं जा रही है तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जल अब पढ़ेंगे दोस्तों। जल बहुत हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण चीज़, यानी वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए जल है, यानी वाटर इज़ माई लाइफ, ये कह सकते हैं दोस्तों। वाटर के बिना ज़िंदगी नहीं है दोस्तों। आप जैसे कि जानते होंगे वाटर, यदि आप वाटर को यानी जल को संरक्षण करने में सफल रहिए। अब देखते हैं जल जो है उसको देखते हैं दोस्तों। जल जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने जल, ये जो जल है। तब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जल क्या है, कैसे है, इसका क्या काम है, कितना है, क्या है, हम इसके आगे और बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो आप कहीं मत जाइए वीडियो छोड़कर दोस्तों, हम यही कहेंगे आपसे बार बार, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी जोड़िए, पढ़ने में मजा आएगा दोस्तों। नहीं मजा आएगा तो सब्सक्राइब नहीं करिएगा, तो मजा आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा दोस्तों। शेयर तो दोस्तों के साथ करिएगा ही। तो हम आगे बढ़ते हैं। जल एक महत्वपूर्ण, ये क्या हो गया रे, अब देखना पड़ेगा भैया। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये जल जो है दोस्तों नवीकरणीय संसाधन है, ये घटेगा फिर बढ़ेगा। आज घटा यानी मतलब आज कमी हुई धरती के लिए तो फिर बारिश होगा। ये जल चक्र के द्वारा जो होते रहेगा, यानी वर्षा से बाष्प बनकर जाएगा बादल की ओर, बादल से फिर नीचे आएगा, मतलब जल चक्र यानी मोटरसाइकिल की ऐसे चलते रहेगा दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं। पृष्ठ के 3/4 भाग जल से ढका है, यानी देखिए 4 भाग है तो 3 भाग जो है जल से ढका हुआ है। हम इसको इस तरह से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये रहा, तो ये हमारा 4 भाग रह गया मान लीजिए। तो ये देखिए जो ये है दोस्तों अपने लिए बस, ये क्या हो गया, अब दूसरा देखते हैं। ये जो अपने लिए दोस्तों बस इतना ही चौथाई है। जैसे कि पृष्ठ की देखिए यहाँ पे पृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी ये सब जो है जल से ढका हुआ है, ये सब जो है यानी पूरा जो जल से ढका हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी की यही जो है अभी जल को ही पढ़ेंगे। लगभग 3.5 यानी 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि सागरों में प्रारंभ हुआ था, यानी 3.5 अरब साल पहले जो वर्ष पहले थे जो सागरों में ही प्रारंभ हुआ था। आज ये क्या है दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे करें। आज महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढका हुआ है। आज जो है दोस्तों महासागर जो है 2/3 भाग को ढका हुआ है, यानी वही बात है दोस्तों, यानी इतना ढका हुआ है दोस्तों, अपने लिए इतना छोड़ा हुआ है दोस्तों, ये सब छोड़ा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको जिसका चित्र नहीं कर रहेगा दोस्तों, हम तो आपको उसको चित्र के खुद से चित्र बनाकर आपको इसमें समझाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। सागरों का जल लवणीय और मानवीय उपयोग के लिए नहीं है। जो सागर का जल है दोस्तों वो मानव के उपयोग के लिए नहीं है, ये लवणीय है, यानी इसमें नमक का मात्रा अधिक होता है। अब देखिए अलवणीय जल यानी जिसमें जल नहीं है वो 2.7% है, 2.7% ही है। 70% भाग बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। पर्वतीय प्रदेश में मतलब जहाँ पे वो स्नोफॉल होता है, यानी ये बूंद बर्फ़ का बारिश होता है, वहाँ 1% जल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। जो 1% भाग है वो अपने के लिए उपयुक्त है पीने के लिए। अब देखते हैं, यह भौम जल नदियों और झीलों और वायुमंडल को जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। ये जो 1% है दोस्तों ये सभी भौम जल नदियों और झीलों और वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर वर्षा थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर वर्षा प्रति किलोमीटर वर्षा से अधिक हो गई। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है,
यानी कोई नल है दोस्तों, यानी मान लीजिए ये नल है, ये बना दे रहे हैं, घूमने वाला बना दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि नल में घूमने वाला ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इससे बूंद बूंद भी गिर रहा है दोस्तों। तो एक साल में आप मत मानिए कि ये बूंद बूंद गिर रहा, एक साल में ये दोस्तों 1200 लीटर पानी गिर रहा है, यानी ये व्यर्थ हो रहा है। आपको यदि विश्वास नहीं होता दोस्तों, तो आप रात में नल को इतना खोलिए कि उससे एक बूंद पानी गिरे, और बाल्टी वहाँ पर जो सुबह देखिएगा दोस्तों, आधा या वह पूरा भरा रहेगा, न तो कुछ भरा ही रहेगा दोस्तों। आपको एहसास हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप तो प्रतिवर्ष नल के एक बूंद टपकते से 12 वर्ष लीटर पानी व्यर्थ चला जा रहा है। तब हम देखते हैं बल जल संग्रहण और औसतन 2 घंटों की वर्षा एक तो 8000 लीटर जल बचाने की काफ़ी है। औसतन एक नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपभोग करता है। जल की उपलब्धता की समस्याएं, यानी जो जल, ये जो हम आम नागरिक हैं दोस्तों, यानी हम लोग जो भी हैं, दिन में 135 लीटर जल का उपभोग करते हैं। हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे दोस्तों। उसमें 150 लीटर जो है मानव उपयोग करता है, उसमें है इस तरह से हम आपको दिखाएंगे। इसका जो कमी है दोस्तों अफ्रीका, पश्चिम एशिया में, पश्चिम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के भाग में, ऑस्ट्रेलिया लवणीय जल की आपूर्ति के लिए, अलवणीय जल की आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपूर्ति है दोस्तों, यानी पे अलवणीय जल है, यहाँ अलवणीय जल बहुत कम मिलता है। यहाँ पे कभी कभी सूखा भी देखना पड़ता है। तो जो ये 135 लीटर है दोस्तों, ये हम दिन भर में क्या करते हैं, हम वो चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने और दिखाने का कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का सेवन करता है, यानी उपयोग करता है। अब देखते हैं उपयोग, यानी किस चीज़ में उपयोग करता है और कितना पानी लीटर उपयोग करता है प्रतिदिन एक व्यक्ति। पीने के लिए 3 लीटर से 5 लीटर दोस्तों, अधिकतम इसके 3 लीटर लिया गया है। खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, 20 लीटर, कोई 10 लीटर में भी कर लेता, कोई 15 लीटर में भी। शौचालय फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, वस्त्र धोने यानी कपड़ा वॉशिंग के लिए 40 लीटर, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर, बागवानी के लिए 23 लीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, बागवानी के लिए 23 लीटर। तो कुल मिलाकर जो दोस्तों कुल काम करने में हम सबको 150 लीटर जल का खपत हो जाता है दिन भर में। हम आपको इसी तरह से समझाने का कोशिश करते रहेंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं नोट्स की ओर दोस्तों। तो आप बने रहिए, वीडियो को छोड़कर मत जाइए दोस्तों। हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि वीडियो को बीच में छोड़कर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने बताया आपको कैसे मानव 150 लीटर, इसमें 135 ही दिया हुआ है, 150 लीटर का किस तरह प्रयोग करता है पानी का। तो अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। वन्य जीवन देखेंगे दोस्तों, और प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में। तो आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम आपको यही कहने वाले हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मज़ा आएगा। नहीं मज़ा आएगा तो सब्सक्राइब नहीं करिए। थोड़ा सा भी मज़ा आ गया दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर जाइएगा। खैर का मेहनत लगता है बहुत दोस्तों, तो आप मेहनत को कदर करिएगा, हम जानते हैं। तो हम आपको आगे पढ़ाने का कोशिश करते हैं, और आप सीखिए दोस्तों। ये नहीं कि थोड़ा पढ़ लिए हो गया, आप सीखिए भी दोस्तों। हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सोकर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैवमंडल कहा जाता है। आप चाहे तो इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, इसे जैवमंडल कहा जाता है। अब देखते हैं परितंत्र। जैवमंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित निर्भर रहती है। जैवमंडल यानी जो ये पृथ्वी है दोस्तों, इस पर जीवित रहने के लिए हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, यानी निर्भर रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग पेड़ पौधों, कृषि यानी खेती पर, किसान पे निर्भर रहते हैं। किसान खेती करते हैं तो हमारे फसल आते हैं, फसल यानी अनाज आते हैं, उनका खाना बनाकर खाते हैं, यानी हम भी पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। इसी तरह जीव जंतुओं जो है पेड़ पौधों पर निर्भर है। तो हम देखते हैं आगे वनस्पति। वनस्पति क्या है दोस्तों, आप इसको लिख भी लीजिएगा, परितंत्र यानी परितंत्र को लिख लीजिएगा दोस्तों, आप चाहे तो। नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों वनस्पति। वनस्पति बहुमूल्य संसाधन है। पौधों और इमारती लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और फल, गोंद, कागज प्रदान करते हैं। वनस्पति बहुमूल्य संसाधन है दोस्तों, अति आवश्यक संसाधन है। इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। मानव जीवन का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है वनस्पति के बिना। जैसे कि देखिए, इमारती लकड़ी, घर बनाने के लिए लकड़ी,
फर्नीचर यानी कुर्सी, टेबल, पलंग, अन्य प्रकार की खिड़की, दरवाजा अन्य प्रकार की बनाने के लिए लकड़ी देती हैं। ऑक्सीजन प्रदान करती है जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक कहिए दोस्तों, अति आवश्यक महत्वपूर्ण वो चीज़ है जिसके बिना मानव नहीं रह सकता है। फल देता है, गोंद देता है और कागज़ प्रदान करता है जिस पे हम लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस पर नोट्स बनाते हैं इत्यादि। तो हम आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करें दोस्तों। अब आगे बढ़िए। अब ये लास्ट पेज रहने वाला, अपन इसको लास्ट पेज पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो ख़त्म होगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो। अब देखते हैं वन्य जीव जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। वन्य जीव में दोस्तों ये सब आते हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं, कीट है, जलीय जीव हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन मिलते हैं। दूध मिलते हैं दोस्तों, गाय है, गाय से दूध हमें मिलती है। मांस मिलती है, मुर्गा वाला जो होता है, बकरी वाला, अन्य तरह की जो मांस होती हैं वो सब मिलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ऊन भी मिलते हैं दोस्तों। और देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जाता है, जैसे वन, घास स्थल, गुलम और टुंड्रा। ये 4 हैं दोस्तों, इसको रखा जाता है। सदा रहित वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं जिसे सदा रहित वन कहते हैं। पर्णपाती वन, आर्द्रता कम होती है और वृक्षों का आकार उनमें सघनता कम हो जाती है, यानी वृक्ष दूरी दूरी पर उगते हैं। जो पास पास में उगते थे दोस्तों, ये सभी दूरी दूरी पे हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुल्म क्या है दोस्तों, हम इसको जानेंगे। तो हम इसको आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझिएगा। प्राकृतिक वनस्पति गुल्म दोस्तों, सॉरी गलती हो गया, हम नीचे आ गए थोड़ा, यहीं पे रहना चाहते हैं। गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीले झाड़ियाँ एवं गुल्म उग जाते हैं। गुल्म जो दोस्तों एक घास यानी पौधे टाइप की है जो शुष्क प्रदेश में उग जाते हैं, यानी जहाँ पे रेगिस्तान हो गया, जहाँ पे बारिश कम होती है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। टुंड्रा, तो देखते हैं टुंड्रा शीत ध्रुवीय प्रदेश, टुंड्रा वनस्पति और मॉस और माइलोकन सम्मिलित है। ये जो है टुंड्रा शीत ध्रुवीय प्रदेश का है। तो देखते हैं अब इसको। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य हमारी संपदा है, पौधों, जंतुओं और आश्रय प्रदान करता है और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करता है। जल में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। बहुत सी जातियाँ सुरक्षित अथवा संकटपन लुप्त होने के कगार पर हैं। देखिए दोस्तों, वन हमारी संपदा है। वन जंतुओं को जो है आश्रय यानी रहने के लिए, खाने के लिए प्रदान करती है। और हम जो हैं मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो वन काटे जा रहे हैं, इसमें जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो रहा है। बहुत सारी जातियाँ जो हैं असुरक्षित हैं, संकटपन में हैं, लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। तो अब देखते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल निकाय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और जीव मंडल को सुरक्षित रखने के लिए किए जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो है वन्य जीव हैं, ये सबको सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो हमारे देश में दोस्तों 85 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये जो है दोस्तों इसकी कुल संख्या 85 है। आप चाहें तो लिख लेंगे दोस्तों, इसकी कुल संख्या जो है 85 राष्ट्रीय उद्यान का। अभयारण्य का जो संख्या दोस्तों 448 ये है दोस्तों, 448 इसकी संख्या। और जैव मंडल का संख्या है 16 सुरक्षित जैव मंडल है दोस्तों। तो आप इसको तीनों को लिख लेंगे ताकि परीक्षा में आए तो उसको आप आंसर दे सकें। राष्ट्रीय उद्यान है जिसको, इसकी संख्या कितनी थी 85। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों का पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। आप इसे चाहे तो लिख भी लेंगे दोस्तों, बाकी का आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये तो हम अभी पढ़ दिए तो दोस्तों कोई बात नहीं। जैव मंडल निश्चय, इसकी संख्या कितनी थी, तो इसकी संख्या थी दोस्तों 16। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों एवं एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के लिए बीच संबंध को प्रदर्शित करने का इरादे से बनाया गया है। ये सब जो है दोस्तों संरक्षण यानी पेड़ पौधों को और मानव जैव जीव को, पक्षी को यानी पशु को, सबको किया जाता है संरक्षित यहाँ पे। अब देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय
परिपटी CITES यानी CITES, ये क्या है दोस्तों, हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसकी स्थापना की है प्राणियों को संरक्षण के लिए, तो हम आपको बताते इसके बारे में विस्तार से। हम आपको बता दें दोस्तों कि जैव मंडल जो है उनमें इस तरह से पशुओं को सुरक्षित किया जाता है। ये जो है काजीरंगा उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, आप देख सकते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाथियों का झुंड है इसमें, जैसे 1 2 3 4 अत्यधिक हाथी यहाँ पे हैं। अब एक और दिखाते हैं दोस्तों आपको, हम जिस तरह से बोले फिगर के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। ये जो है दोस्तों ये किसका है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों, ये जो है चीतलों का झुंड है। ये सब जो है दोस्तों ये चीतलों का झुंड है, ये सब जो है दोस्तों चीतलों का झुंड है। यह स्पेशल वीडियो आप सबके लिए दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले थे दोस्तों जिसके बारे में हम यहाँ पिक्चर पे आए थे। दोस्तों क्या था जिसको हम पढ़ने आए थे यहाँ पे, तो हम देखते हैं CITRC, ये क्या हो गया दोस्तों। ये जो है दोस्तों कभी कभी पेन अच्छा से नहीं चलने लगता दोस्तों, इसके कारण ये सब हो जाता है। तो अब देखते हैं ये क्या है, CITES, ये है दोस्तों द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फैन एंड फॉलोअर, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जो ये है दोस्तों CITES, जो सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उसके जीवन में कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 प्रजातियाँ यानी जातियाँ और पौधों के 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस है, ये भालू है और ये डॉल्फिन है, ये जीव है, ये कैक्टस प्लांट है, परवल और कीटा, ये सब प्लांट है दोस्तों, ये लोग भी प्लांट हैं ये सब। तो आप इसको चाहें तो दोस्तों लिख सकते हैं, ये आपके लिए स्पष्ट रहा दोस्तों, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथियों के लिए फेमस है। तो बाय बाय दोस्तों, हम आपको सॉरी दोस्तों, हम आपको एक टॉपिक था उसको बताना भूल गए थे, तो हम आपको बता रहे हैं दाब नल किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम बता दे रहे हैं। जब गर्मी पड़ती है दोस्तों तो धीरे धीरे आग लग जाती, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये छोटे छोटे घास में धीरे ज़्यादा गर्म उत्पन्न होने के कारण वह धीरे धीरे आग पकड़ लेती है, उसके बाद भयानक आग के रूप में फैल जाती है और पूरे जंगल लहक जाती है। इसको दाब नल कहते हैं, इसको हम दाब नल कहते हैं। आपको बताए थे दोस्तों, अब नहीं बताए थे, गलती हो गया था, बट इसको लास्ट टॉपिक में हम डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ पेपर का है, कट पेपर का है, ये इंग्लिश पेपर का है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये सब जो है दाब नल से हुआ क्षतिग्रस्त इलाकों का ये है। तो अब आपसे माफ़ी मांगते हैं इसको लास्ट में बताने के लिए, कोई बात नहीं दोस्तों, हम बता दिए आपको। तो अब हम वीडियो को लास्ट करते हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे थे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्तों को जोड़िए और पर डे वीडियो देखिए। मज़ा नहीं आएगा दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करिए, और मज़ा आ गया तो दोस्त को जोड़िएगा और सब्सक्राइब लाइक दोनों करिएगा। तो अब वीडियो को लास्ट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो इन टुमारो, वेटिंग फॉर माय न्यू वीडियो।